नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। सियासी पार्टियां 2023 से पहले स्थानीय चुनाव में जीत का परचम लहराना चाहती है, लेकिन सभी सीटों को लेकर गहमा गहमी के बीच पार्टियां भोपाल और इंदौर की मेयर सीट पर ज्यादा फोकस कर रही है। साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर 2023 को लेकर अपना दावा भी मजबूत करना चाहती है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत काफी गर्म है। ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत के लिए पार्टियां सभी तरीके आजमा रही है। कांग्रेस ने कई विधायकों को मेयर के लिए उतार रखा है, तो वहीं बीजेपी ने भी दिग्गजों पर दांव खेला है। आइए एक बार पिछले चुनावी आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। 158 निकायों के मेयर, नगर पालिका और परिषद अध्यक्ष बीजेपी के थे। 75 नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस के थे। बीजेपी से 2776 पार्षद बने थे। कांग्रेस से 1642 पार्षद बने थे। वैसे तो सभी सीटों पर जीत के लिए जोर आजमाइश चल रही है। फिलहाल नगर निगम की 16 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन सभी पार्टियों का भोपाल और इंदौर की मेयर सीट पर ज्यादा फोकस है। फिलहाल दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में पार्टी ऐसे चेहरों पर दांव खेलना चाहती है जो सीट उसके पाले में कर सके। इन शहरों में मेयर का कद बड़ा होता है, महानगर होने से बजट ज्यादा होता है, विधायक और सांसदों से ज्यादा पावर होती है। मेयर के लिए विधायक अपना पद छोड़ने को तैयार हैं। राजधानी होने से सियासी फायदा होता है। सबसे स्वच्छ शहर होने से लाइमलाइट मिलती है। 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा चुनाव है जो आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। और अगर ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होते हैं तो उससे नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ता है, जिसका फायदा विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। यही वजह है कि निकाय चुनाव को कुछ जानकार 2023 का ट्रेलर मान रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो चुकी है, सरगर्मी और ज्यादा बढ़ती जा रही है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनका परिचय आपको करवा देते हैं। प्रदीप तिवारी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका। अनिल पटेल जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं। अनिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपराजिता पांडे जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। अपराजिता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तिवारी जी आपसे जरा मैं समझना चाहूँगा, कहने को तो ये नगरीय निकाय चुनाव के और पंचायत चुनाव का, लेकिन तैयारी विधानसभा चुनाव जैसी पहली बार हो रही या पहले भी ऐसी ही तैयारियां होती रही? दीपेश जी, चूंकि ये नगरीय निकाय जो चुनाव है ये विधानसभा की प्रक्रिया को तय करता है और मुझे लगता है कि आप देखें तो मध्य प्रदेश में जो 16 नगर निगम के चुनाव होने हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि 16 नगर निगमों में 5 जो नगर निगम है वो सर्वाधिक बड़े और आबादी वाले क्षेत्र हैं। इसलिए यहाँ के मेयर की जो प्रसिद्धि होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और वो कहीं विधायक से कोई कम नहीं होते और काफ़ी बजट होता है इस क्षेत्र में। तो काम करने का जो तरीका है वो मुझे लगता है कि नगरीय क्षेत्र से ज़्यादा बेहतर होता है शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए। इसलिए वो शहर के विकास के, शहर के डेवलपमेंट के लिए नगर निगम के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रखता है किसी भी सरकार के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी किसी पार्टी के जिसके ज़्यादा से ज़्यादा मेयर या पार्षद जीत कर आएँ। और आप देखें भोपाल, इंदौर या ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर ये बड़े नगर निगम हैं। सिगरौली ये चूंकि इनकी आबादी भी काफ़ी बड़ी है, घनत्व है और यहाँ डेवलपमेंट को लेकर हमेशा सरकारें जो है प्रयास करती रही हैं कि सरकारें निकायों में जो सरकार हो वो उनकी हो, जिससे हम बजट की और अपने अनुरूप सरकार के अनुरूप वहाँ कार्य कर सकें और जनता को संतुष्ट कर सकें। तो मुझे लगता है सशक्त करने का माध्यम नगरीय क्षेत्र के चलते ज़्यादा है और सरकारें यही प्रयास करती रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रत्याशियों को हम चुनाव में ले आएँ जिससे वो नगरीय क्षेत्र के जो महापौर है वो हमारे हों और पार्षद ज़्यादा से ज़्यादा चुनकर आएँ, जिससे हमारी सरकार वहाँ क्षेत्र में सरकार हमारी नगरीय क्षेत्र में सरकार हमारी बन सके। इसलिए सबसे ज़्यादा इस समय वर्तमान में जो बीजेपी की
परिस्थिति है वो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। कारण ये है कि कई नगर निगमों में, जो 16 नगर निगम है, उन सबसे ज़्यादा नगर निगमों में भाजपा की सत्ता है और भाजपा के ज़्यादा से ज़्यादा मेयर हैं। तो भाजपा को और प्रयास करना पड़ेगा कि ये जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं वो बनी रहें। कांग्रेस चूंकि पहले भी पीछे रही है और कांग्रेस प्रयास करती रही निरंतर कि जो भोपाल है, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, इन सिगरौली नगरों निगमों में हमारी परिस्थितियां मजबूत हों और हम ऐसे लोगों को चुन कर ले आएँ, टिकट दें, जिससे हम वहाँ संभावित प्रत्याशी उतार सकें, जिससे चुनाव जीतने की परिकल्पना को हम पूरी कर सकें। तो मुझे लगता है कांग्रेस भी इसमें कहीं पीछे नहीं रहेगी, प्रयास उसका भरपूर रहेगा। इसलिए दोनों कहीं ना कहीं एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं लौटता हूं प्रदीप जी आपसे, कई और मसलों पर जवाब लूंगा। अनिल जी, मजबूत जमीन करना 2023 के लिहाज से जरूरी है या फिर अपनी जो परंपरागत सीटें हैं, जो गढ़ हैं भोपाल और इंदौर, उन्हें बचाना एक बड़ी चुनौती है? देखिए, जैसा भारतीय जनता पार्टी हमेशा 24 घंटे 7 दिन चुनाव के लिए तैयार रहने वाली पार्टी है। हम लोग सदैव अपने संगठन पे मजबूती के लिए काम करते रहते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि हमारी पार्टी अभी, जैसे जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आए थे, 3 दिवसीय दौरा था 1, 2 और 3 को। तो 1 को हमारी बृहद कार्य समिति हुई है, उसमें सभी मंडल स्तर तक के हमारे मंडल अध्यक्ष भोपाल में उपस्थित रहे। फिर उसके बाद जबलपुर में उनका दौरा हुआ। और ऐसा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मंडल की बैठक ले रहा है और बूथ की भी बैठक ले रहा है। कभी मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ता ऐसी कल्पना कर नहीं सकते दूसरे दलों में कि वह 1-to-1 परिचय लेंगे और वो एक बूथ के कार्यकर्ता यानी बूथ के अध्यक्ष के घर भी जाते हैं। तो ऐसी हमारी मजबूत तैयारी है। हमारे बूथ स्तर पे 21 की कमेटियां तैयार है और हम सदैव चुनाव लड़ने के लिए एकदम मजबूती से तैयार है। और कांग्रेस की तैयारियां अगर आप देखें तो ये कांग्रेस के हमारे मित्र बताएंगे कि उनकी क्या तैयारियां जी। अपराजिता जी, किस तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतर रही है? प्लान 2023 का माइंड में लेकर चल रहे हैं या फिर दोनों चुनावों को अलग अलग स्तर पर लड़ने की तैयारी है? देखिए, मुझे बहुत हैरानी होती है जब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति आकर यहाँ पर ये कहता है कि वो चुनाव रेडी पार्टी है, चुनाव के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर मैं तो बहुत विनम्रता से इनसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ, अगर चुनाव में इतनी ही इनकी तैयारी थी तो ये चुनाव करवाना क्यों नहीं चाहते थे? वो तो निर्वाचन आयोग को दखल देनी पड़ी, उनको कहना पड़ा कि चुनाव जल्दी करवा दीजिए, इंटीरियर्स में सड़कें नहीं है। ये बात हुई तो फिर चुनाव करवाने पड़े। अगर आप इतने रेडी थे तो चुनाव क्यों नहीं करवा रहे थे? दूर क्यों भाग रहे थे इससे? ओबीसी आरक्षण और लीगल मैटर्स में आपने ओबीसी आरक्षण को उलझाया रखा। ओबीसी के साथ 17 साल में इन्होंने पहले छलावा किया, आज आरक्षण की बात करके फिर छलावा किया। ओबीसी वर्ग आज इनसे कितना दुखी है। देखिए, बात ये है कि ये अपने कुशासन से इतने भयभीत हैं कि ये चुनाव होने ही नहीं देना चाह रहे थे। आज निर्वाचन आयोग और कांग्रेस पार्टी की कोशिशें, हमारी ओबीसी वर्ग के लिए लड़ाई, आरक्षण के लिए लड़ाई, हमने एक क्रेडिबल ऑपोजिशन की तरह, तो हमने जब इन पे निर्वाचन आयोग और कांग्रेस पार्टी ने दबाव डाला तब तो चुनाव करवाने पड़ रहे हैं। कहीं देखिए इनकी दोगलापना देखिए, कहीं प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाते, कहीं अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाते हैं। अगर आप बड़ी नगर पंचायत के लिए जैसे अगर आप उज्जैन की बात करें, भोपाल की बात करें, बड़े शहरों में डायरेक्ट चुनाव करा सकते, तो आप नगर पंचायत में वही बात क्यों नहीं लागू करते? देखिए, चुनाव गैरदलीय हो पर फिर भी लड़े तो विचारधारा पे ही जाएंगे और कांग्रेस पार्टी आइडियोलॉजी और विचारधारा पे लड़ेगी, मुद्दों पे लड़ेगी। देखिए, आज मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, आपको पता है, हमें पता है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। और ये आपके माध्यम से मैं आज के पेपर की कटिंग इनको दिखाना चाहती हूँ कि आज मध्य प्रदेश की असलियत है क्या। ये देखिए, आज की डेट है, दैनिक भास्कर की कटिंग में आपको बता रही हूँ कितनी मील लोगों को चलना पड़ता है पानी के लिए, जल के लिए जंग कितनी करनी पड़ती है। और फिर मुख्यमंत्री जी बार बार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नल जल योजना की बातें होती, पर वास्तविकता में अगर हम देखें तो आज हम भोपाल में बैठे, भोपाल में तो कितने आपको रोज अपडेट्स आते हैं कि आज इस इलाके में बिजली नहीं है, आज यहाँ पर बिजली नहीं है। आज प्रदेश जूझ रहा है किस तरीके से। ठीक है, और कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे अपराजिता जी, मैं वो समझने की कोशिश करूंगा कि कांग्रेस पार्टी और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली है। जातीय समीकरण कितना महत्वपूर्ण रहेगा, अब जातीय गठजोड़ पर कहीं काम हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। एक कमेंट प्रदीप तिवारी जी से ले लेता हूं। प्रदीप जी, क्या आपको लगता है कि
इन नगरीय निकाय चुनावों के जो परिणाम होंगे वो डायरेक्ट हिट करेंगे 2023 को? निश्चित तौर पर दीपेश जी, जिस तरह से चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के जो पंचायत चुनाव हो या नगरीय चुनाव हो, दोनों कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे। सरकार की ये तो बहुत महत्वपूर्ण सरकार के लिए इस बात के लिए है कि चूंकि जो बड़ी नगर निगम है उसमें सरकार के नुमाइंदे अभी बैठे हुए हैं। वर्तमान में सरकार को ये भाजपा को ये देखना पड़ेगा कि हमारी वो सीटें बरकरार रहें, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर जहाँ भी इनकी सीटें हैं वो बरकरार रहें। ये बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, और कांग्रेस के लिए एक बड़ी ये चुनौती है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को और ऐसे लोगों को टिकट दें जो मजबूती से चुनाव लड़ सके और मजबूती से जीत सके। मुद्दे भी तलाश रही है निकायों में सरकारें, और जो गैर संगठन है वो भी तलाश रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर स्थानीय चुनाव में हम जाएं और जनता हमसे इस बात को, जनता को हम श्योर कर सके कि आने वाले भविष्य में हम जो नीति बनाएंगे, निर्धारण करेंगे निकायों में, वो बेहतर होगी और अच्छी सुविधा, हम बेहतर सुविधा प्रदान कर सकेंगे। ये सारी व्यवस्थाएं मुझे लगता है कि संगठनात्मक दृष्टि से देखी जा रही हैं। यही कारण है कि आज बीजेपी की जिलों में रायशुमारी चल रही है और वहाँ प्रत्याशियों के चयन के लिए व्यवस्थाएं की जा रही। संगठन के कई सारे जो संगठन के प्रभारी हैं जिलों में बनाए गए हैं वो दौरों पे हैं और वहाँ रायशुमारी कर रहे हैं। कांग्रेस भी पिछले कई दिनों से ये प्रयास कर रही है, संभागों में जा रही है और नगरीय निकाय क्षेत्रों में जाकर प्रत्याशियों के चयन करने की व्यवस्था में लगी हुई है। अभी इनकी चुनाव समिति की बैठक होनी है और उस चुनाव समिति में ये तय होगा कि कौन मेयर के प्रत्याशी होगा। भोपाल में भी आप देखेंगे संभावित प्रत्याशी कृष्णा गौर जी का भी नाम आ रहा है, कांग्रेस से विभा जी का मुझे लगता है कि नाम आ रहा है। तो मतलब इस तरह के कई संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं जो मजबूती से इस चुनाव में लड़ सके और उन मुद्दों को उठा सके। बिल्कुल, वो कौन होंगे तलाश है और हम इस पर भी कहीं ना कहीं जवाब लेते हैं बीजेपी कांग्रेस से। लेकिन अनिल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, हमने अधिकतर देखा है कि भारतीय जनता पार्टी पहले टारगेट सेट करती है और उसके बाद फिर चुनाव मैदान में उतरती है। इस बार भी टारगेट सेट हुआ है, 51% वोट हासिल करने की तैयारी है। लेकिन जिन मुद्दों को अपराजिता जी उठाती हुई नजर आ रही है, क्या संभव लग रहा है कि 51% वोट बैंक, अब 51% वोट हासिल करने में सफलता हो पाएगी बीजेपी को? अनिल जी। देखिए दीपेश जी, निश्चित तौर पे हमारी जैसी तैयारी है उस हिसाब से हम 51% वोट या उससे अधिक वोट प्राप्त करने में सफल होंगे। मैं अपराजिता जी के प्रश्नों का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि हम चुनाव से भाग रहे हैं। हम कभी चुनाव से भागे नहीं हैं, हम समय पे चुनाव कराना चाहते हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हम चुनाव कराने के लिए जा रहे थे तो इन्हीं के लोग गए और कोर्ट में जा करके उस प्रणाली को रोकने का प्रयास किया था और फिर 0% लेकर के ओबीसी को आरक्षण 0% का लिफाफा लेके वो वापस आए थे। मैं इनको फिर याद दिलाना चाहूंगा कि ये महाराष्ट्र में 0% आरक्षण करवा दिया इन्होंने ओबीसी का, पर हमारी मध्य प्रदेश की सरकार माननीय बीडी शर्मा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हम उसको 0% नहीं रहने दिया। हमने जैसा वादा किया था कि हम आरक्षण के साथ ही ओबीसी के चुनाव कराएंगे और हमने वो आरक्षण बहाली करी है। तो इन सभी मुद्दों के साथ भी और जो हमारे विकास के काम हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार के हों चाहे वो प्रदेश की सरकार के हों, उनके साथ हम जनता के पास जाएंगे और जनता निश्चित तौर पे जो हमारी योजनाएं हैं उनको देख के, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे नल जल योजना हो, चाहे हमारी कन्यादान योजना हो, ऐसे दिखा दी नल के अखबार में जो मैं आ रहा हूँ ना अपराजिता जी, आ रहा हूँ, इनकी बात कंप्लीट हो जाए, आपके पास लौट रहा हूँ। सुना, जब मैं आप बात बोलिए बोलिए अनिल जी, बोलिए। से सुन रहा था, आप भी उसको सुने, आपका भी समय आएगा उसमें आप बोलें कृपया। तो हमारी जो योजनाएं हैं उन्हीं योजनाओं के द्वारा हम जनता तक जाने वाले हैं। मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार जब थी तो इन्होंने जनहित की संबल योजना और किसानों की जो ऋण माफी का वादा किया था और युवाओं को कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो देने में असफल रहे हैं। ये इन सब चीजों का सबक जरूर जनता इनको सिखाएगी और आप देखेंगे कि हम 51% से अधिक वोट लाएंगे और इनको करारा जवाब इस चुनाव में मिलेगा। निश्चित तौर से सेमीफाइनल है और विधानसभा में भी हम भारी मतों से जीतेंगे, आप देखेंगे। ठीक है अपराजिता जी, आप पटेल साहब की आप जो सवाल को उनके जवाब भी दीजिएगा, कुछ कहना भी चाह रही थी आप वो भी कहिएगा, लेकिन इसी तरह मेरा भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, कांग्रेस पार्टी क्या सामाजिक समीकरणों को आधार बनाकर चुनाव की तैयारी कर रही है, मैदान में उतरने वाली है, या फिर प्लान कुछ और भी है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा, प्लान साफ है, विचारधारा, आइडियोलॉजी
पे ये लड़ाई लड़ी जाएगी और मुद्दों पे, विकास की बात पे ये लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी कहती है विकास, तो हम रियलिटी में विकास की नहीं, बात फिर करते बार हैं। बार आप लोग जब ओबीसी का भारतीय मसला जनता क्यों उठा पार्टी लेते कहती है हैं? विकास, तो वो ध्रुवीकरण का काम करती है, बात करती है विकास की। ये बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे कि हम केंद्र सरकार की नहीं योजनाएं नहीं, अपराजिता जी, मेरा सवाल यही है जी। ना कि जब आप लोग विकास पर ही चुनाव लड़ने वाले हैं, तो फिर बार बार ओबीसी और एससी एसटी का मसला क्यों उठ जाता है? फिर क्यों बार बार देखिए, ओबीसी आरक्षण के बहुत मसले को लेकर हम लोग बात महत्वपूर्ण- करने बहुत लगते हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पूछी है। जब मैं विकास की बात करती हूँ, जब कांग्रेस पार्टी विकास की बात करती, तो हम तो मानते हैं ओबीसी का विकास भी हमारी जिम्मेदारी है, प्रदेश की जिम्मेदारी है। हम ओबीसी वर्ग के लिए लड़ते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए तरह ओबीसी वर्ग के साथ छलावा को विकास नहीं मानते। हम पर ये लोग बात करते हैं, देखिए कितनी बुरी स्थिति है आज। इन लोगों को तो बात करने के पहले थोड़ा सोचना चाहिए, ओबीसी वर्ग का नाम भी कैसे ले सकते हैं। इनके भारतीय जनता पार्टी में 3 मुख्यमंत्री हुए इस वर्ग के, कभी भी 27% आरक्षण दे पाए? कि कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में हमने कर दिखाया और 27% आरक्षण तो कहते हैं कि कांग्रेस मुख्यमंत्री भी नहीं दे पाई ओबीसी। देखिए, मैं आपको जो बता रही हूँ, यहाँ पे देखिए कांग्रेस पार्टी का एक जो ड्रॉन आउट प्लान अभी डिक्लेयर कर दीजिए ना 2023 के लिए कि अगर हमारी देखिए, सरकार बनती है तो हम इस ओबीसी चेहरे के साथ सत्ता में रहेंगे। देखिए, डिक्लेरेशंस तो बहुत होते रहेंगे, चेहरों की बात अभी करने से ज्यादा विकास के मुद्दों पे बात करना अधिक जरूरी है। देखिए, मैं फिर यहाँ यही पर समझना चाह रहा हूँ, फिर मैं आगे मैं तिवारी जी का रुख करूंगा। मैं यही समझना चाह रहा हूँ अपराजिता जी, मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि फोकस क्या रहेगा कांग्रेस पार्टी का इस चुनाव के दौरान, ओबीसी या फिर विकास? देखिए, मैंने आपको यही बताया, यही आप बहुत गलत कर रहे हैं कि आप इनको अलग अलग ले रहे हैं। ओबीसी का विकास भी विकास के अंतर्गत आता है, वो नहीं तो मैडम, फिर तो ब्राह्मण वर्ग का विकास भी विकास के अंदर आता है, फिर एससी एसटी का विकास भी विकास के अंदर आता है, फिर आर्थिक आधार पर विकास भी विकास के मसले पर आता है। फिर विकास हम आर्थिक आधार पर देखें, हम जातिगत आधार पर विकास की बात क्यों करते हैं? आर्थिक आधार जब आगे बढ़ता है, जातिगत आधार जब आगे बढ़ता है, तभी मध्य प्रदेश आगे बढ़ पाएगा। ये दोनों चीजें इंटरसेक्ट, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती है। ये गुड गवर्नेंस का मामला होती है। मैं आपको बता रही हूँ, आज चुनाव, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताती हूँ, चुनाव लड़ा जाएगा कमलनाथ जी के विजन पर और भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी के टेलीविजन जुमलों पर। ये जहां पे जो भी इन्होंने कहा वो कर पाए क्या? किसानों की इन्होंने बात की, आपको पता है कि किस प्रकार से आज किसान की हालत है मध्य प्रदेश में, और पूरे जो बात करते हैं पूरे भारत में भी आज किसानों की क्या हालत है। मैं एक महिला हूं, आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताती हूँ। 15 साल की कमलनाथ जी की सरकार की बात कर रहे थे। 15 साल में, मैं नहीं कह रही हूँ, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, डेटा दिखा रहा है, 54% क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम हुआ सिर्फ 15 महीने में हमने कर दिखाया। देखिए, मैं आपको बार बार कहती हूँ, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जाए तो काम किया जा सकता है, चीजें बदली जा सकती हैं। मध्य प्रदेश में निवेश आ सकता है। बीमारू राज्य रहने की जरूरत नहीं है, पर 17 साल के कुशासन को बदलने के लिए कमलनाथ जी की सरकार और कांग्रेस सरकार का जो विजन है, जो 15 बीमारू वाला डायलॉग तो उधर का है, निवेश की बातें होने लगी। नहीं, बीमारू वाला डायलॉग उधर का है, तिवारी जी भी बताएंगे। मैं लौटता हूँ, इन्फ्लेशन है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। मैं लौटता हूँ। एक और आपने विजन और टेलीविजन का जिक्र किया है, पटेल साहब से जवाब ले लेता हूँ। पटेल साहब, कांग्रेस पार्टी तो विजन और टेलीविजन के मसले को लेकर और इसका अंतर बताकर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी क्या स्मार्ट बूथ और त्रिदेव के प्लान के साथ ही आगे बढ़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल तो यही कि इस प्लान को तो आप लोगों ने विधानसभा चुनाव के लिए रखकर रखा था, उसका उपयोग अभी ही कर लेंगे? ये मजबूरी है या जरूरी है? सबका विकास और अंत्योदय, ये हमारा विजन रहा है और इसी विजन के साथ हमने काम किया है। अभी आप राज्यसभा चुनाव में जब आप देखेंगे, ये महिलाओं की बात करती हैं, पिछड़ों की बात करती हैं कि बिना पिछड़ों और महिलाओं के विकास के समाज का विकास नहीं हो सकता। मैं निश्चित तौर पर इस बात से सहमत हूँ। और आप देखेंगे कि हमने 100% महिलाओं को टिकट दिया है। एक दलित समाज से आती हैं और एक ओबीसी वर्ग से आती हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ इनके अरुण यादव जी मुंह ताकते रह गए और उनको राज्यसभा से टिकट नहीं मिला है। और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। दूसरा, आपने प्रश्न किया है क्या आपको पता होगा यथार्थ क्या है, तो आपने क्यों नहीं दे दिया मैडम ओबीसी को कोई टिकट क्यों नहीं दिया? आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ओबीसी के 3 मुख्यमंत्री से क्या कर पाए आप ओबीसी वर्ग के लिए 17 सालों में?
कैसी और बातें कर रहे हैं? शोभा नहीं देता आपको ये? मध्य महाराष्ट्र प्रदेश की में जनता जानती है आपका असली क्या 0% कैसे करा दिया? जानते हैं आप कितनी 0% ओबीसी आरक्षण वाले क्यों किया है आपने वहां पे? ठीक है, 0% महाराष्ट्र में क्यों है? क्यों नहीं आपने वहां पे महाराष्ट्र आरक्षण नहीं, बहाल मध्य प्रदेश की करा बात हो पाए रही है। थे? महाराष्ट्र में तो जो हुआ वो आपको याद दिलाने की वहां जरूरत भी नहीं। आपकी सरकार आपको सब पता है है। महाराष्ट्र की आपका स्थिति क्या है। आपका तो बस चलता तो आप तो यहाँ भी 0% करा दिए थे। वो तो हमारी अरे सरकार अगर आपने नहीं लगी होती सर, है आपने क्या तो किया? नहीं, 3 आपने तो मुख्यमंत्री थे इस वर्ष ओबीसी के। की हत्या ही कदम करा दी उठाने थी होते, साहब। राजनीतिक इच्छा आपने शक्ति ओबीसी दिखानी की होती तो हत्या अभी ही तक कर दिखा दी चुके थी। होते। ठीक ठीक ये चलिए। एम्प्टी प्रोमिसेस और दूसरा झूठे वादे दर्शक जुमले फेंकना बंद कर दर्शक दीजिए। समझ मध्य नहीं पा प्रदेश रहा की है, जनता समझ नहीं पा रहा आपकी है असली अपराजिता चेहरा जी और जानती अनिल है। जी। मैं रोकूंगा आप दोनों को। अनिल जी अपनी बात कंप्लीट करिए, तिवारी जी का रुख करूंगा। अनिल जी संक्षेप में। देखिए, दूसरा बात रही है बूथों पे हमारे त्रिदेव की तैयारी। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बूथों को आज हमारे त्रिदेवों ने संभाल रखा है। हमारे बूथों पर अध्यक्ष, महामंत्री और VLAD ऐसे प्रत्येक बूथ नहीं, पर यही तो हमारी सवाल है टीम अनिल और जी प्रत्येक कि बूथ काम करेंगे। संगठनात्मक कुशलता के साथ चुनाव देखिए- जीतने की तैयारी है या विकास एजेंडा रहेगा? ये विकास तो देखिए, कहीं भी हमारा एजेंडा नहीं है। मैंने आपको एजेंडा बताया ना, हमारा सड़कें, विकास ही बिजली, पानी है ही है। नहीं। एजेंडा हमारा विकास है, लेकिन हमारा संगठन जो काम करता है वह संगठन भी 5 साल हमेशा काम करता है। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, लेकिन हमारा संगठनात्मक काम और संगठनात्मक ढांचा की तैयारी ठीक। हमेशा चलती रहती है। ठीक, ठीक। वो प्रक्रिया तहत हमारे बूथ में त्रिदेव बनाए गए हैं। चुनाव ठीक है, ये एक अवसर हो सकता है कि सर इसी समय पे चुनाव आ गए, लेकिन हमारी तैयारी हमेशा के लिए रहती है। हम तो पन्ना प्रमुख तक भी पहुंचे हैं। ठीक, मैं लौटता हूं आपके, मैं लौटता हूं। अपराजिता जी आपसे जवाब लूंगा। तिवारी जी से कमेंट लेता हूं। तिवारी जी, एक और सवाल ये कि दोनों राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों और दावों और वादों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर चूंकि बहुत लंबा इंतजार हो गया, लगभग 2 वर्षों का, आम जनता भी कुछ अपने मन में सोचकर बैठी होगी। वो किस तरह से डिसीजन देगी, वो किस तरह से निर्णय देगी, ये भी मायने रखता है। निश्चित तौर पर दीपेश जी, अभी आप देखिए तो कॉलोनियों का मुद्दा भी जो है अस्थायीकरण करना है कॉलोनियों का, वो मुद्दा बड़े जोरों शोरों से, चाहे जबलपुर हो या भोपाल, बड़े जो महानगर हैं वहाँ कई सारे अवैध कॉलोनियाँ हैं, उनको वैध करने की बात उठ रही है। उसके अलावा आप देखिए सड़कों पर भी काम करने की जो सड़कें हैं, कई शहरों की बहुत अच्छी स्थितियां वहाँ की नहीं हैं, कुछ अच्छी हुई हैं, कुछ बेहतर किया है लोगों ने और करने की है। जो नई कॉलोनियाँ बनी हैं वहाँ का डेवलपमेंट है और बहुत सारे मुद्दे हैं। इस मुद्दों को लेकर जो आम जनता है वो ये प्रयास कर रही है कि हम जब भी मेरा कोई भी पार्षद हो वार्ड का या मेयर जो चुना जाए, वो कम से कम 5 वर्षों तक जो नियम बनाए, जो प्रक्रिया बनाए, उसके तहत कार्रवाई हो, क्षेत्र में काम हो और सड़कें बने। जो अवैध कॉलोनियां हैं वो वैध हो, चुकी जिन लोगों ने आवास जमीन लेकर आवास बना लिया है उनको वैध करना उनके लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जो स्थानीय चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशी हैं उनको ये सब विचार करना पड़ेगा और पार्टियों को निर्धारित करनी पड़ेगी कि जिन मुद्दों को लेकर हम जाएं और 5 वर्ष फिर हम हमारी सरकार रहे स्थानीय निकाय में, तो हम बेहतर कार्य करके दिखाएं, जिससे आने वाले समय में हमारी संभावनाएं बेहतर बन जाए। और यही कारण है कि 2024-2023 में बिल्कुल तिवारी जी, चूंकि समय कम है तो एक कमेंट अनिल जी और अपराजिता जी से ले लेता हूं। अपराजिता जी, एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप उसे नजरअंदाज करिएगा। कहीं टिकट वितरण का अगर जिक्र करें तो पट्टावाद हावी रहेगा या फिर जो कार्यकर्ता है उसको मौका मिलता दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। देखिए, उसको मौका मिलेगा जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर अडिग है, जो मध्य प्रदेश की जनता के लिए सही मायनों में काम करना चाहता है। परिवारवाद या पट्टावाद जैसी स्थिति तो नहीं होगी? कांग्रेस में तो ऐसी स्थिति होती नहीं है। मैं तो बार बार इन लोगों से बात करती, मुझे यही कहने का, इनकी 2-3 चीजों का जवाब दे दूं, ये बहुत जरूरी है। देखिए, ओबीसी वर्ग की बार बार बात करते हैं, इनकी असलियत ये है कि जिसके कंधों पर चढ़कर इन्होंने सरकार बनाई थी, आज उन्हीं उमा भारती जी को ओबीसी कमेटी से बाहर कर दिया। ये इनका चाल चरित्र चेहरा है ओबीसी वर्ग के लिए। आज उनकी स्थिति इन्हीं की पार्टी में कैसी है, कैसी बदतर कर दी गई है, ये हमारा और मध्य प्रदेश की जनता जानती है। वो अरुण यादव जी का जिक्र कर रहे हैं, आप उमा भारती पर आ गई हैं।
नहीं, और इन सच्चाई बतानी बहुत जरूरी है। इन्होंने तो कमेटी से बाहर निकाल दिया। वो तो ये कह रहे हैं कैसे कि कर चुनाव दिया का भाई? टिकट नहीं ओबीसी मिलने के लिए दिया। आप बहुत बड़ा सोचते हैं। अरुण यादव जी तो हमारी पार्टी का हिस्सा है और बकायदा कांग्रेस में काम करते रहते हैं और इस चुनाव में भी उनकी अहम भूमिका रहेगी। आप उनसे पूछ लीजिएगा। और कांग्रेस पार्टी का भी यही वो है उनकी तरफ। और बार बार काडर बेस्ड पार्टी होने की बात करते हैं। पिछली बार आपने एक निर्वाचित सरकार के साथ क्या किया मध्य प्रदेश में, हम जानते हैं। इम्पोर्ट फ्रॉम कांग्रेस अभियान, यही तो अभियान आपने जारी किया है। बूथ ठीक है, की ठीक बात करते है, हैं, वक्त बूथ पे कम है। बैठने अनिल के जी, तो इनके अनिल पास जी, लोग नहीं एक थे। संक्षेप में 30 RSS सेकंड में के लोगों को कमेंट, बुलाना पड़ा इनके। टिकट वितरण को लेकर क्या प्लान है? परिवारवाद हावी तो नहीं होगा? अनिल जी संक्षेप में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम किया है 5 साल तक, और उसी को टिकट मिलने वाला है। निश्चित तौर पे उसी व्यक्ति को महापौर का टिकट मिलेगा विधायक जो नहीं लेगा। लायक होगा। भारतीय जनता पार्टी में विधायक और सांसद को लड़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये कांग्रेस में जरूरत ठीक। पड़ रही है उन्हें। ठीक है, अब देखते हैं देखें कि कि आखिर क्यों विधायक और क्या सांसद लड़ा निर्णय है। निकल कर सामने आते हैं और किन स्ट्रेटेजी के साथ तैयारियां होती है। वक्त का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर तैयारी और किस तरह से तेज होती है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।